Welcome to my channel class 10. We are studying the chapter heredity and evolution and we have already discussed many topics. In our last class we have discussed about what is evolution और evolution के terms में हमने बार बार बातें की कि evolution के terms में slightly कुछ variations आते आते क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं उन एविडेंसेस के बारे में जिसके आधार पर हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि पुराने एंसेस्टर्स से न्यू स्पीसीज बने हैं, है ना। मतलब पुराने स्पीसीज जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर बहुत पहले के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही आज के ऑर्गेनिज्म आए हैं, उनसे ही आज के ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। ये बात अगर हम लोग कह रहे हैं तो आखिर कौन कौन से एविडेंस है जिसके आधार पर हम लोग ये बात कह रहे हैं। जैसे कि हमने बात की चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर्स एक ही है, तो क्या आधार है इसका, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इनके एंसेस्टर एक है। या फिर लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो क्रॉलिंग लिजार्ड था, बिग लिजार्ड, उससे ही क्या हुआ था, एक बर्ड में वो उड़ने वाले जीव में वो क्या हो गया था, एक बर्ड फ्लाइंग बर्ड में वो कन्वर्ट हो गया था, रेप्टाइल्स टू बर्ड। तो कुछ तो आधार होगा ये बात कहने का, है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। कुछ एविडेंसेस है जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जीवों को रिलेट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे कि क्या आज के जीव में या हमसे मिलते जुलते कौन से जीव हैं, कोई भी दो जीव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनमें काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। हो सकता है कि ये एक ही जगह से इवोल्यूट हुए होंगे, एक ही एंसेस्टर से इवोल्यूट हुए होंगे। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर टू कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होता है तो इट मीन्स दैट दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड, एंड इफ दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड इट मीन्स दे विल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर। इस बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन को पढ़ते हैं या इवोल्यूशन इन्हीं जीवों से हुआ है, इस बातों को हम लोग कह पा रहे हैं। तो उनका एक पुख्ता सबूत है हमारे पास, और वो पुख्ता सबूत है ये सारे ऑर्गन्स। एक है होमोलोगस ऑर्गन, एक है एनालोगस ऑर्गन और एक है फॉसिल्स। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? होमोलोगस ऑर्गन को अगर हम लोग सिंपल तरीके से देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फिशेस की या एम्फीबियंस की या रेप्टाइल्स की या बर्ड्स की या ह्यूमन बीइंग की, तो फिशेस के मान लो फिन्स होते हैं, बट एम्फीबियन से लेकर ह्यूमन बीइंग तक एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इनके 4 लिम्स। सबके 4 लिम्स हैं, सबके 4 लिम्स है ना, सबके 4 लिम्स। अगर एक एम्फीबियंस को भी देखो, फ्रॉग को भी देखो तो उनके 4 पैर हैं। अगर एक रेप्टाइल्स को भी आप देख रहे हैं उनके भी 4 पैर हैं। अगर एक बर्ड को भी आप देख रहे हैं तो 2 पैर हैं और 2 जो उनके आगे वाले पंख में बदल गए हैं, 2 पैर, मतलब 4 लिम्स उनमें भी है। और जितने भी मैमल्स ग्रुप के भी हैं एनिमल्स, उनमें भी 4 लिम्स है, 2 हाथ 2 पैर सब में है ना। तो 4 लिम्स एक कैरेक्टर है जो हम सभी में कॉमन है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स एक ही हो, हम एक ही जगह से उद्भव करके आए हुए हैं, है ना, हमारा एक ही जगह से इवोल्यूशन हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन की। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या, जिसमें रिलेट कर रहे हैं जिन एनिमल्स का, उन एनिमल्स के अगर हम लोग बोन का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट है, बट सबका फंक्शन डिफरेंट है। तो होमोलोगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, द ऑर्गन विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। जैसे यहाँ पर आप कुछ फिगर्स देख रहे हैं, ये 4 लिम्स के फिगर हैं, ये ह्यूमन बीइंग के, लिजार्ड के, फ्रॉग
बर्ड एंड बैट के हैं जो ऑलरेडी मैमल्स ग्रुप में ही है, ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स ग्रुप में ही है। लिजार्ड हो गया, रेप्टाइल्स ग्रुप, फ्रॉग हो गए, एम्फिबियंस ग्रुप एंड बर्ड इज इन द एविस ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग सभी का लिम्स में एक जैसा स्ट्रक्चर पाइएगा। यहाँ दो दो बोन्स है, यहाँ भी 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 दो बोन्स है। आगे के हड्डियों का स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग 5 लिम्स की तरह ही इनका भी निकला हुआ, इनका भी ये फेदर्स में चेंज हो गए हैं, बैट में भी निकला हुआ है। मीन्स लगभग इनका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल भी सेम है। इट मीन्स ये सोचा जाता है कि इनके स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है हमारे इंसेस्टर एक ही हो, हमारा एक ही जगह से इवोल्यूशन हुआ है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका स्ट्रक्चर सेम हो बट सबके फंक्शन डिफरेंट है ना, ह्यूमन बीइंग अपने हाथ से क्या कर रहा हो, सबके फंक्शन अलग हैं। लिजार्ड ह्यूमन में बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने लिम्स से, लिजार्ड रेंगने का काम करता है, फ्रॉग क्या कर रहा है, पानी में भी तैर रहा है और बाहर भी उछल रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहा है, बर्ड उड़ने का काम कर रहा है, बैट भी उड़ने का काम कर रहा है। तो सबके लिम्स अलग अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन किसको कहते हैं, जस्ट ऑपोजिट टू द होमोलॉगस ऑर्गन। तो व्हाट इज एनालॉगस ऑर्गन? एनालॉगस ऑर्गन द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। मतलब ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं बट इनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है इनके बोन्स का, ये अलग अलग है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है विंग्स के, जैसे इंसेक्ट्स के विंग्स देखिए क्या स्ट्रक्चर है, और ये बर्ड के विंग्स देखिए, बिल्कुल ही दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है बट दोनों ही उड़ने का काम करते हैं। दोनों के फंक्शन क्या है, दोनों फ्लाई में यूज़ करते हैं। तो दोनों के फंक्शन तो एक ही है बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या एविडेंस सोचते हैं, ये इसके आधार पर क्या सोचते हैं कि इनका फंक्शन भले ही एक है बट हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग रहे हों। क्लियर? अबाउट थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉसिल्स। फॉसिल्स बच्चे क्या है? फॉसिल्स है किसी भी जीव का अवशेष, इनकी मृत्यु के पश्चात, इनके मरने के बाद ये क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए और कुछ ऐसी स्थिति में चले गए जहां ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाए। हाई टेम्परेचर के कारण और ह्यूमिडिटी के कारण क्या हो गया, इनका जो स्ट्रक्चर, जो छाप थी वो उस पर बनी रह गई, मिट्टी के ऊपर बनी रह गई। इनके जो बोन्स थे वो पूरे गल नहीं पाए और इन अवशेषों के आधार पर हमें बहुत सारे आइडियाज इवोल्यूशन के बारे में मिले और ये एक बिल्कुल ही देखा हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी हमें बिल्कुल नहीं मालूम होता कि कोई डायनासोर जैसा जीव भी इस पृथ्वी पर पाया जाता था अगर हमें उनके अवशेष नहीं मिले होते। या फिर उस दिन जो मैंने बिग लिजार्ड टेरोशोर्स के बारे में बताया था, उनके भी बात अगर हम लोग किए तो कुछ उनके अवशेषों के आधार पे किए, उनके फॉसिल्स के आधार पर हमने ये सारी बातें पढ़ी या की, है ना। तो फॉसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉसिल्स है क्या? द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल, मरे हुए एनिमल्स का जो रिमेन्स बच जाता है, या फिर प्लांट के भी होते हैं फॉसिल्स, दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट एंड नोन एज फॉसिल्स। जो रह गए जमीन के अंदर, वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाए और उनके अवशेष रह गए और अब हमें वो कैसे मिलते हैं? खुदाई के दौरान। जब पुरातत्व विभाग के लोग क्या करते हैं, जब उसको ज़मीन को खोदते हैं तो उनमें से बहुत सारे अवशेष मिलते हैं और इसी में से डायनासोर्स भी हमें मिले हैं। और डायनासोर्स के आप लोग मूवी देखते होंगे ना कि बहुत तरह का डायनासोर है, कोई छोटा डायनासोर है, कोई बड़ा डायनासोर है, कोई फ्लाइंग डायनासोर है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो इतने तरह के डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं हमें, जिसके आधार पर मूवी वगैरह बने हैं और हम लोग देखते हैं ना कि इस तरह के जीव थे। तो उन सारे क्या हुए, फॉसिल्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये जो फॉसिल्स हमें मिलते कैसे हैं? हमें मिलते हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, अब जो फॉसिल्स हमें मिल रहा है वो कब का है, कितने साल पुराना है,
इसको कैसे हम लोग पता करेंगे? ठीक है, तो इसको पता करने का दो मेथड है, एक है बाय रिलेटेड मेथड और दूसरा है बाय कार्बन डेटिंग मेथड। रिलेटेड मेथड क्या है? रिलेटेड मेथड में मान लो कि ये सॉइल है और इसमें डिगिंग करना आपने स्टार्ट किया, इसमें डिगिंग करना स्टार्ट किया। यहाँ मान लो कुछ जीवों के अवशेष मिले आपको। सबसे पहले तो हम लोग क्या सोचेंगे, जमीन की परत क्या होती है, हमेशा लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो जो हमें सॉइल के सबसे ऊपरी परत में मिला वो भी कुछ सालों पहले का होगा। और फिर और अगर हमने खुदाई की और अगर नीचे का पार्ट से हमें कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये पहले अभी रिसेंटली होगा और इसके पहले ही ये अवशेष पाए जाते होंगे। क्लियर? अब इसके बाद भी अगर खुदाई करें और कुछ नीचे मिले तो इसका मतलब है कि इससे भी वो पहले का जीव है ना। तो ये रिलेट करते हैं हम लोग कि खुदाई में और नीचे मिले तो और भी पहले का है। तो इसे हम लोग एक रिलेट करते हैं कि जो ऊपरी परत में मिल रहा है सॉइल के वो अभी रिसेंटली कुछ हजार सालों पहले वाला जीव होगा और उसके नीचे परत में जो मिल रहा है वो उससे भी पहले का है, उसके नीचे जो मिल रहा है उससे भी पहले का, उसके नीचे मिल रहा है वो उससे भी पहले का है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि पहले कौन सा जीव था और उसके बाद कौन सा जीव था और उनसे उनके स्ट्रक्चर कितने मिलते जुलते हैं, तो वो उसी से आया होगा। या उसके बाद पाए जाने वाले जीव के स्ट्रक्चर उनसे कितने मिलते जुलते हैं, अभी रिसेंटली जो मिल रहा है उनसे कितने मिलते जुलते हैं, और अभी जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या इन सब से मिलते जुलते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, एक आधार बनाते हैं कि अच्छा ये जीव से मिलते जुलते हम लोग दिख रहे हैं या ये जीव उस जीव से मिलता जुलता दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये इससे आया होगा, इसका इवोल्यूशन इस जीव से हुआ होगा। क्लियर? तो एक तो ये बाय रिलेटेड मेथड है, रिलेट करते हैं हम लोग कि जो पहले मिला वो पहले बहुत इधर रिसेंटली का आया होगा, जो सबसे नीचे मिल रहा है वो समझो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का है। क्लियर? तो ये तो एक आधार हो गया कि किसके बाद आया कौन, बट एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मालूम चला, है ना। बट एग्जैक्ट डेटिंग हमें पता चल जाता है कार्बन डेटिंग मेथड्स के। अब ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कार्बन 14 एटम रिलेटिवली क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जब हम लोग मर जाते हैं तो ये धीरे धीरे जो कार्बन 14 एटम है ये क्या होता है, डेटिंग इसका डिक्रीज करने लगता है, ये डिक्रीज करने लगता है। कार्बन की जो डेटिंग होती है वो डिक्रीज करने लगती है और इसी कार्बन की काउंटिंग करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये जीव कब का था, है ना। एक मेथड के थ्रू हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जितने कार्बन डेटिंग उसमें मौजूद है जितने एटम्स मौजूद है उससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये कितने सालों पहले का जीव लगभग का होगा। ठीक है, तो लगभग में हमें पता चल जाता है कि ये जीव कब के हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, there are various kinds of fossils and when we study about evolution they play very important role in the study of evolution. And important fossils, some examples of this important fossils are ammonite. Ammonite comes on earth around 180 million years ago and it comes from the group of mollusca. And other one is Triloblasts which comes on the earth about 400 to 600 million years ago. And other example अगर हम लोग ले ले तो डायनासोर is comes from the reptiles group and ये माना जाता है कि ये लगभग 250 मिलियन years ago इस पृथ्वी पर आया था और 65 मिलियन years पहले ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अब वो इस पृथ्वी पर ये तीनों के तीनों नहीं पाए जाते बट इनके फॉसिल्स की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवोल्यूशन के स्टडी में। क्लियर है? See this picture, this is very clear. This is the picture of ammonite. See, their fossils is found like that. And this is the marine arthropod which is called triloblast या trilobite भी कहते हैं हम लोग। This is the fossils of trilobite and this one is the
फॉसिल्स ऑफ डायनासोर। ओके, तो इस तरह से फॉसिल्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल्स की स्टडी या होमोलॉगस या एनालॉगस, ये सारे एविडेंसेस के आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी को अच्छे से कर रहे हैं और की जाती है, और लगातार जो खुदाई का काम है वो चलता रहता है और नए नए जीवों के फॉसिल्स हमें मिलते रहते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना कि कौन से जीव बहुत पहले थे और कौन किससे हम रिलेट करते हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म किससे रिलेट करते हैं। तो ये सारे सब कुछ डिपेंड करता है इन एविडेंसेस पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे डार्विन की थ्योरी क्या कहती है इवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू।